तो सर सभी अभ्यर्थी को क्या एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्पष्ट नोट में लिख दिया है कि सही दस्तावेज अपलोड करने का ये अंतिम अवसर है। नोट में लिख दिया है। और मेरे ख्याल से जितने भी अभ्यर्थी 1 to 5 में है, लास्ट मोमेंट में रिस्क नहीं उठाना चाहिए। एक बार सब अपना अपना खोल करके वेबसाइट पर, बीपीएससी की वेबसाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है कि www.onlinebpsc.bihar.gov.in, इस पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर त्रुटि रहित एवं पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम कहना चाहते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जितने भी हैं एक बार खोल करके एक एक डॉक्यूमेंट्स अपना चेक कर लें। अगर उनको लगता है कि कोई त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो इस बीच में उसको आप निश्चित रूप से सुधार कर लें। 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में समय दिया गया है। और अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसको भी आप क्लियर कर लें, क्योंकि यहाँ 100 KB तक की छाया प्रति अपलोड होना चाहिए। कई बार होता है कि जो मोहर लगा हुआ है उसमें स्पष्टता नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है। तो ये सारी बातें आप चेक करके और फिर दोबारा से आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया गया है कि सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय है, मतलब जो अपलोड किए गए दस्तावेज हैं वो त्रुटिपूर्ण एवं अपठनीय है। नया की बात नहीं कर रही है, बल्कि अपलोड किए गए दस्तावेज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी उचित होगा। सबसे ज्यादा सर समस्या आ रहा था अभ्यर्थी के मन में, क्योंकि केवल दिया गया है कि आप जो डाटा अपलोड किए हैं उस पर आप सुधार कर सकते हैं, जो दस्तावेज डाले हैं उसमें। मैट्रिक में मान लीजिए अभ्यर्थी डाल दिए लेकिन वहां पे सीरियल नंबर या इश्यू डेट में गलती कर दिए, तो वह सब सुधार कर सकते हैं। सॉरी जैसे अगर जो दस्तावेज अपलोड किए हैं उसमें सीरियल नंबर सही है लेकिन आपने अंकित गलत कर दिया है तो निश्चित रूप से उसको सुधार कर लें। नया दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना है, बल्कि जो अपलोड किए गए दस्तावेज है उसमें अगर कुछ गलत आपका अपलोड मतलब नंबरिंग हुआ है तो इस बीच में उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जैसे कि नाम में गैप आ गया है, नाम में प्रॉब्लम आ गया है, अगर इस बीच उसको सुधार कर लिए हैं तो निश्चित रूप से उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आय, जाति, निवास इस सब को आप नया नहीं अपलोड कर सकते हैं। नया नहीं अपलोड, उसमें मोहर नहीं दिख रहा है, अन्य कोई त्रुटियां हैं जो कि दोबारा अपलोड करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा, तो वो सब चीज कर सकते हैं। नया उसको, क्योंकि जिस समय फॉर्म आप निकला होगा उसके पहले निश्चित रूप से बनाए होंगे, उसका टाइम फ्रेम अलग होता है, और अभी नया बना करके अपलोड कर दीजिएगा तो वो एकदम 100% गलत हो जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है। सर एक बताया गया है, यहाँ पे नीचे में नोट करके भी लिखा गया है कि अंतिम मौका है, उसमें दिया गया है कि यदि कोई आपका डॉक्यूमेंट्स, वो आधार कार्ड हो या आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो या इंटर का हो या ग्रेजुएशन का हो या इवन आप कोई भी दस्तावेज डाले हैं, अगर 100 KB से कम है तो उस पर आपको राजपत्रित पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाना है, अटेस्टेड करवा के तब पुनः अपलोड करना है। नहीं, 100 KB तक का होना चाहिए। अगर वो सही से नहीं दिख रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का नाम लिए हैं, तो 100 KB तक में उसको दोबारा से अपलोड किया जाना चाहिए। और इसमें स्पष्टतया एक चीज लिखा हुआ है कि अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर यानी अटेस्टेड होना चाहिए। साथ ही अपलोड करते समय तमाम उस पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान, संपर्क संख्या पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित है। कई बार क्या होता है कि आप बोलिएगा तो जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं या डॉक्टर हैं या जिससे भी राजपत्रित पदाधिकारी से आप करवाए हैं वो कर देंगे, अपना मोहर मार देंगे, मैं भी कुछ लिख भी देंगे, लेकिन बहुत अधिकारी ऐसे होते हैं कि इतनी बातें वो नहीं लिखते हैं, सीधे मोहर मार दिए, सिग्नेचर कर दिए। लेकिन यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि संपर्क संख्या और ये तमाम चीजें पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित है। अगर वहां ऑप्शन आपको दिया है अंकित करने का तो आप खुद से ही अंकित कर दीजिए। अगर उस सर्टिफिकेट जो अपलोड कर रहे हैं उसमें अंकित पूरा नहीं किया हुआ है तो खुद से भी आपको अंकित करना है, लेकिन इतना चीज जरूर करना है। सर जिस तरीका से देखा जाए तो बहुत इससे पहले यदि जाएंगे 9th 10th या 11th 12th में, इससे कारण बहुत मैक्सिमम विद्यार्थी का एक परसेंटेज हो गया था पार्शियली वेरीफाई,
उसी के कारण ये दिया गया है। उसमें हो क्या रहा था सर, जैसे मान लीजिए मैट्रिक के जगह पर किसी का इंटर का अपलोड हो गया, या इंटर के जगह पर वहां पे आपको एनसीएल अपलोड हो गया, इन सारे चीज को लेकर तो उसी में दिया गया है कि यदि आपका कहीं गलत जगह पर एनसीएल हो गया है तो आप उसको वेरीफाई करा लें और फिर से अपलोड कर लें। तो सर वैसे अभ्यर्थी जो ये समझते हैं कि मेरा सब कुछ सही है, वो के खोलते नहीं है, वो देखते नहीं है, और जब अंतिम समय आता है, जब जाएंगे वो वेरिफिकेशन कराए, तो अब आपके पास दौड़ेंगे, मेरे पास कॉल करेंगे या किसी के पास, उसके बाद कोई अब अवसर नहीं नहीं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, दोबारा से फिर कहते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जिनका भी वेरिफिकेशन होना है, एक एक डॉक्यूमेंट्स अपना खोल करके, चूंकि अभी आपके पास ऑप्शन दिया गया है, देख लें कहीं गलत तो अंकित नहीं आपका हो गया है, गलत दस्तावेज तो आप अपलोड नहीं कर दिए हैं। अभी 21 तारीख से 25 तारीख 4 से 5 दिन का समय है, इस बीच में आप कर सकते हैं, बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। साधारण आप उदाहरण समझिए कि अभी सीटेट का एग्जाम हुआ, सीटेट ओएमआर अपलोड किया है, अभी देख रहे हैं हम डेली 10 बच्चे कम से कम आते हैं, सर देखिए हमने नाम सही लिख दिया है, गोला सही से नहीं, गोला रंगने में हम गलती कैसे कर दिए हमको पता ही नहीं चला। देखिए सर एक गोला हमारा ब्लैंक रह गया, हमको पता ही नहीं चला। तो इस तरह की गलतियां होती है जो आपको उस समय, चूंकि एग्जामिनेशन हॉल का, या जब भी आप फॉर्म भरते हैं, या जो आप साइबर कैफे में भर रहे हैं, अलग प्रेशर है, भीड़ है, उस समय आपको नहीं पता चलता है। लेकिन बाद में जब एक एक दस्तावेज का मूल्यांकन करते हैं, आप देखते हैं, तो जाके पता चलता है कि कब कैसे आपसे ये गलती हो गई, आपको पता ही नहीं चला। तो बाद में आपको हाथ मलने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्पष्टतया इसमें लिख दिया गया है कि सही दस्तावेज अपलोड करने का यह अंतिम अवसर है। ये समझिए कि बीपीएससी की उदारता है कि आपको इस तरह का ऑप्शन दिया है और बराबर दे रहा है, तो आपको भी इसका फायदा उठाते हुए एक एक डॉक्यूमेंट्स चेक करके तब फाइनली आपको ये काम करनी चाहिए। सर इस बार चूंकि वैकेंसी नया आने वाला है, उसमें भी ये नहीं बोला जा रहा है कि 1 to 5 की वैकेंसी होगी, क्योंकि इस बार ज्यादा संख्या में वैकेंसी दिया गया है। तो ये सभी अभ्यर्थी का कर्तव्य बनता है कि इसमें कोशिश करें कि अपना डॉक्यूमेंट्स कहीं से गलती ना करें, नहीं तो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आप हाथ मलते रह जाएंगे। बिल्कुल, कैबिनेट में भी इस चीज को पास कर दिया गया है और 1 to 5 का चर्चा नहीं किया गया है। जब चर्चा नहीं किया गया है तो आपको इग्नोर करके चल सकते हैं, आपको 6 to 8 का ही ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा 9, 10, 11, 12 का ही ऑप्शन आपके सामने है। इसलिए जो भी छात्र इस बार 1 to 5 का एग्जाम दिए हैं और जिसका डीएलएड किया हुआ है, जिसका इसमें अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो एकदम वो गलती करने का प्रयास ना करें और इस चीज को आप दोबारा से आप दोहरा लें, नहीं तो फिर आपके साथ परेशानी होगी, फिर अगले पंचवर्षीय योजना में आपको मौका मिलेगा। सर 1 to 5 अभ्यर्थी के लिए आपका क्या संदेश होगा? यही संदेश होगा। अभी तो मान लीजिए कि नई वैकेंसी के आसार तत्काल दिख नहीं रहे हैं, इसलिए जो अवसर अभी मिला हुआ है उसको, उसमें कोई तरह का त्रुटि ना रह जाए, उसमें कोई तरह का आपके तरफ से रिस्क ना रह जाए, इसके लिए आपको जरूर ये कोशिश करनी चाहिए। सर जिन अभ्यर्थी के पास चूंकि इस बार 1 to 5 दे रहे हैं, यदि उनके पास सब कुछ है, क्वालिफिकेशन है, तो वो अभी से लग जाए 6 to 8 के लिए। हाँ, निश्चित रूप से अगर उनका ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, अगर सीटेट पेपर 2 पास है, तो 6 to 8 के लिए तो आपको लगना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिलना, ये बात तय है। आपको अक्टूबर मिड में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और मुश्किल से आपको 2-2.25 महीने का समय मिलेगा। और जिस तरीके से आप देखें कि 1 to 5 में जो क्वेश्चन का लेवल जिस तरह का रहा है, तो 6 to 8 का फॉर्म भरेंगे तो निश्चित रूप से आपको +2 लेवल तक का अच्छे से एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, अपना लेवल बढ़ा करके आपको काम करना ही चाहिए। और लास्ट में हम ये भी कहना चाहेंगे कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी एक मिनिमम कॉस्ट में कल से ही नया बैच दिया जा रहा है, 6 to 8 का भी, 9, 10 का भी, 11, 12। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बिहार का जितना भी है शिक्षक भर्ती का जो आने वाला है और उसके पहले जो आया हुआ है, इससे जो भी अपडेट होगा वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एक बेहतरीन न्यूज़ के साथ शुरुआत करता हूँ कि 6 से 8 तक में जो वैकेंसी आने वाली है आपकी अक्टूबर के महीने में, यानी मुश्किल से 8 से 10 दिनों बाद उसका एक तरह से नोटिफिकेशन आउट होने का पूरा चांस है। तो अक्टूबर के महीने में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी जो कि 6 से 8 मिलेगी, 9 से 10 मिलेगी और 11 से 12 का भी मिलेगा। तो सबसे पहले तो 6 से 8 पर ही आप लोगों का नज़र बना हुआ है, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप बीएड वाले भी भर सकते हैं और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं, यानी दोनों लोग इसमें भर सकते हैं। तो इसमें ना ही बीएड वालों को प्रॉब्लम होगा, ना ही डीएलएड वालों को प्रॉब्लम होगा, दोनों लोग फॉर्म को भरेंगे, दोनों लोग पेपर दे सकेंगे। तो ये वैकेंसी ऑलमोस्ट देखा जाए तो सबके लिए सबसे अच्छी वैकेंसी निकल करके आएगी। ये वैकेंसी अक्टूबर में आएगी। इसमें देखिए आप, अगर यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग दिया गया। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि 9 और 10, 9 से लेके 12वीं तक के बीच में तकरीबन 37,710 पद जो हैं वो खाली हैं, ये वाला। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पे 11-12 का भी दिया हुआ है, 9-10 का भी दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है 6 to 8 का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वैकेंसीज जो है आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि नीचे आपको यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि आपको जो मैंने बताया था कि 31,000 पोस्ट से ज़्यादा, 31,000 से ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपको 6 to 8 में देखने को मिलेगी। बाकी लगभग इतनी ही वैकेंसी 9, 10, 11, 12 में भी है। कुल मिला जुला के लगभग 70,000 पोस्ट हैं, जो कि आपको 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8 ये 3 जगह पे आपको देखने को मिलेगी। यानी 6 से 8 तक में, 9 से 10 तक में, 11 से 12 तक में, 3 जगह पर मिलाकर कुल मिलाकर 70,000 वैकेंसी आपको मिलेगी देखने के लिए। नो डाउट वैकेंसी पिछले की तुलना में कम है, लेकिन मौका आपके लिए फिर से एक बार अच्छा होगा, क्योंकि जो वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारे बच्चे निकल चुके होंगे। तो कुछ ही बच्चे जो कि नहीं निकल पाए होंगे तो वो इसमें पेपर देंगे, फॉर्म भरेंगे, और नो डाउट बीएड वाले तो देंगे ही देंगे इसको। तो अब इसमें जो भी कंपटीशन होगा वो 6 to 8 में होगा वापस से, और 6 to 8 में वही कंपटीशन होगा, क्योंकि उसमें बीएड और बीटीसी दोनों भी इन्वॉल्व होंगे, यानी डीएलएड और बीएड दोनों इन्वॉल्व होंगे। अब चलिए मैं आपको आगे का जो है अब सारी बात बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा इस बार की वैकेंसी में, क्योंकि इस बार की वैकेंसी में जो है बीएड पूरी तरह से आउट हो गया है। उसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि बीएड वालों को फाइनली बाहर कर दिया गया है। यानी बीएड वाले अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं रह गए। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, उसके बाद राज्य सरकार ने उस पर रोक लगाया, और अब एनसीटीई जिसका सबको वेट था वो भी मना कर चुका है कि अब आप बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके स्क्रीन पर जो न्यूज़पेपर में कटिंग निकली हुई है इसको आप समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने, कौन माने भाई? तो सभी लोग माने। किसने कहा है? तो एनसीटीई यानी जो नेशनल टीचर की जो एजेंसी है, नेशनल लेवल की राष्ट्रीय अध्यापक जो है परीक्षा केंद्र वाला है, उसने ये बात साफ कर दिया है कि अब आपको ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा बीएड वालों को। यानी बिहार शिक्षक भर्ती से प्राथमिक बाहर हो चुका है, 100% बाहर हो गया है। अब इसमें कोई लेकिन लपेट कोई बड़ी बात है ही नहीं, इफ बट की भी बात नहीं है। तो आज के बाद से फाइनल डिसीजन हो चुका है कि बिहार से बीएड बाहर। बाकी आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका दायर किए हैं कि पुनर्याचिका वाला, तो उसके पे आगे क्या निर्णय होता है वो बात की बात है। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से आप बीएड बाहर है प्राथमिक से, बिहार में भी और हर जगह से। ठीक है, ये बात आपका जो है ये इसमें डिक्लेयर कर चुका है। ये पटना से ही निकला हुआ ये खबर, क्योंकि उन्होंने ही जो है वहाँ से बात ये कंफर्म किया है कि एनसीटीई आप इस पर क्या राय रखते हैं, ये बात स्पष्ट और क्लियर कीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट और क्लियर कर दिया। बाकी यही खबर को यहाँ पर भी छापा गया था, और इसी खबर के नीचे जस्ट आपको ये मिलेगा कि दस्तावेज जो सुधार के लिए अवसर दिया गया है बीएड वालों को, बीटीसी वालों को। बीएड बीटीसी वालों को क्या, ये आप समझिए, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखा था, लेकिन फॉर्म जो है वो बीएड पर भर दिया था, तो अब उसकी क्या गलती? तो उसको चेंज करना था, यानी बीएड को हटा करके बीटीसी यानी डीएलएड को लगाना था। तो उसके लिए दस्तावेज के लिए जो है सुधार का मौका दिया गया है। और इसमें एक लाइन ये भी जोड़ दिया है, न कि छेड़छाड़ के लिए। यानी आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपने आप को एलिजिबल नहीं दिखाइए, वरना आपका कोई काम बनने वाला है नहीं। वो आगे चल के आप फर्जी में ही काउंट किए जाएंगे, और तब हो सकता है आपके ऊपर केस वगैरह भी हो जाए। तो इसलिए आप लोग अपने आप को एलिजिबल दिखाने के लिए गलत सर्टिफिकेट को अपलोड मत कीजिएगा। आपके पास अगर है, जायज़ है, तो आप करिएगा, आप वैलिड होंगे, आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप ज़बरदस्ती वाला काम मत कीजिएगा। ये बात इसमें क्लियर कर दी गई है। बाकी का जो कट ऑफ का सिनेरियो है अब वो 50 के नीचे आने वाला है। यानी जो 50 नंबर भी जिसने पाया होगा उससे भी कम, अगर मैं बोलूँ 48 नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग, अगर मुझे लगता है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को भी कम करेंगे तभी इनको लड़के मिल पाएंगे, क्योंकि 3,90,000 वैसे ही बाहर। सीटेट में कितने फेल, बाकी अगर देखा जाए कितने पेपर नहीं दिए, बाकी देखा जाए पेपर का लेवल ऑफ बाई कम से कम मतलब बीपीएससी लेवल का पेपर दिए थे वो लोग प्राथमिक में। तो सबको अगर देखा जाए तो 48 नंबर भी अगर जिसने पाया है जनरल में, वो मेरे हिसाब से सिलेक्टेड है। बाकी कट ऑफ और कम भी हो सकती है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग मार्क्स कम करेंगे, ऐसा वो पहले भी बोल चुके हैं।
तो बाकी देखिए, बाकी सब अच्छा ही चलेगा आपका। तो आगे और वीडियो देख लेते हैं, जो है जो अतुल प्रसाद जी ने क्या कहा ये भी देख लेते हैं, चलिए। जी फ्रेंड्स, अभी अभी की अपडेट ये है कि अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट आया है। अब उस ट्वीट के बारे में क्या है, कैसे है, चलिए मैं उसको पूरा आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना जो ट्विटर है यानी एक्स जो अब है उसको आप खोल सकते हैं। यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है अतुल @ लगा करके अतुल पी मेल करके आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इस पर उन्होंने 10 घंटा पहले यानी भी रात में उन्होंने ट्वीट किया था कि द अपॉर्चुनिटी गिवन टू TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, PRT यानी प्राइमरी जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप समझ सकते हैं इसको। तो कैंडिडेट इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स करेक्शन एंड नॉट फॉर डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन, यानी मतलब आपको करेक्शन दिया गया है ना कि उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अभी मैं आपको हिंदी ट्रांजेक्शन बेच कर दे देता हूँ, चलिए उसके बाद ही आप उससे बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने उनके ट्वीट को जो है इंग्लिश को जो है हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है आप लोगों के लिए। तो आप देखिए, मैं उसका हिंदी वर्जन यहाँ पर आपको पढ़ा देता हूँ। देखिए, ये जो लिखा हुआ है आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये लिखा है TRE यानी वही आपका टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, PRT यानी प्राथमिक जो है लेवल की भर्ती में उम्मीदवार को दिया गया यह अवसर दस्तावेज सुधार के लिए, मतलब आप इसमें सुधार कर सकते हैं, ना कि दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए है। मतलब आप इसमें सुधार करेंगे दस्तावेज में, जो भी आपका डॉक्यूमेंट जो है आप उसको सुधार के लिए। जैसे आपने B.Ed किया था और DLED भी किया था, लेकिन आपका जो है आपके पास DLED की डिग्री भी है और B.Ed की भी है, लेकिन आपने फॉर्म B.Ed पे भर रखा था। अब आप उसको बदल करके DLED कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे सुधार जैसे नाम के स्पेलिंग में हो गई या फिर डेट ऑफ बर्थ में नहीं, जैसा दिख रहा है, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। हमारी परीक्षा नियत समय पर होगी और इसमें जो जिन लोगों को भी एडमिट कार्ड मिला है वो सबके सब इसमें भाग ले सकते हैं। जी 24 से 26 तक परीक्षा है, 24, 25, 26। इसमें जो B.Ed अभ्यर्थी हैं जो प्राइमरी के लिए अप्लाई किए हैं, क्या वो अपीयर होंगे? जैसा मैंने बताया कि ये उनका अधिकार है, क्योंकि उन्होंने अप्लाई उस समय किया था जब वो पात्र थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उस समय आदेश नहीं आया था, तो उनका यह अधिकार सुरक्षित है और वो भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा सर? बाद में मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूं कि मैं बाद में बता सकूं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उनके द्वारा कौन सा लीगल रिकोर्स अपनाया जाता है। अगर अभ्यर्थी या सरकार, राज्य सरकारें या NCT अगर पुनर्विचार याचिका दायर करती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा फिर। या NCT या राज्य सरकार, बिहार सरकार अगर कोई अन्यथा आदेश देती है तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा। ये क्या आदेश करती है या क्या कौन सी पुनर्विचार याचिका दायर होता है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय होता है, ये अटकल लगाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। पहले से भी तैयार थे और अभी भी तैयारी में जुटे हुए हैं कि 24 से आप परीक्षा लेंगे। क्या इस बीच राज्य सरकार या NCT की तरफ से आपको कोई गाइडलाइन अभी नहीं दिया गया? देखिए, हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट रूप से अंकित है कि हम NCT और के परामर्श से राज्य सरकार जो भी निर्णय लेगी वह अंतिम रूप से स्वीकार्य होना है। अभी हमारे पास में ऐसा कोई अन्यथा निर्देश नहीं आया है, और मेरा मानना है कि चूंकि अभी हाल में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, तो उसमें थोड़ा सा राज्य सरकार को भी समय लगेगा और NCT को भी हो सकता है कि कुछ समय लगे। तो जो भी, और अभ्यर्थी को भी समय लगेगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी तो अपने अपने वैधानिक पहलू को देखते हुए अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो ये अभी संशय की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उसका कोई कुप्रभाव परीक्षा पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा तो हम आयोजित कर लेंगे, परीक्षा पर कोई स्टे नहीं है। परीक्षा फल की जब स्थिति आएगी तो उस समय तक संशय, मुझे उम्मीद है कि उस समय तक संशय का निरावरण हो जाएगा और हम लोग उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालेंगे। इसमें चूंकि DLED और B.Ed यानी प्राइमरी से लेकर +2 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो क्या रिजल्ट जो आप जारी करेंगे, रिजल्ट में चूंकि एक संशय है जबकि B.Ed वाले शामिल हो रहे हैं, हो सकता है स्टे लग जाए, तो रिजल्ट को कैसे आप डिवाइड करें, कैसे कैसे आप रिजल्ट जारी करें? देखिए, पहली बात कि डिप्लोमाधारी लोगों के बारे में कोई संशय नहीं है, इसलिए उनके हित को सुरक्षित रखते हुए न ही हम परीक्षा को स्टे करेंगे और न ही परीक्षा फल में हम कोई रुकावट ला लेंगे। उनका परीक्षा फल बिल्कुल निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर संशय की स्थिति बनी रहती है B.Ed के मामले में, निकाला है, मैं अपने मन से नहीं निकाला, आपके द्वारा वोटिंग के आधार पर मैंने निकाला है। ठीक है, चलिए अब उसी प्रकार देखिए,
इसके बाद सेकंड पोजीशन पे 26% है। 26% ऐसे साथी है, 26% जिनका 35 से 45 के बीच में बन रहा है। सेकंड पोजीशन पे ये है 35 से 45 के बीच में, और 22% ऐसे हैं जो 56 से ऐसे कम है, 56 से 65 के बीच में बन रहा है। ये सब हाईली पढ़े लिखे होंगे या बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, जिनका 22% ऐसे साथी हैं जिनका 56 से और 65 के बीच में नंबर बन रहा है। और 65 से ऊपर कितनों का बन रहा है? तो मात्र 15% का, मात्र 15% अभ्यर्थी ऐसे है जिनका 65 से ऊपर। तो इसके लिए घबराना नहीं है। आप इसको देखिए, इसको और इसको देखिए। 37% बन रहा है 46 से 55 के बीच में, और 46 से कम 35 से 45 के बीच में बन रहा है। तो यानी ओवरऑल इसी के बीच में आपका रहेगा, 40 से 55 के बीच में ज्यादा का बन रहा है। सीधा बात जान लीजिए, जो भी पुरुष साथी है किसी भी वर्ग में, इसके आधार पर मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब महिला साथी का ले लेते हैं। जो भी महिला साथी है किसी भी वर्ग में, यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी1, बीसी2, एससी, एसटी, कोई हो, ओवरऑल देखें तो लगभग 51,000 ने वोट किया। इसमें सबसे ज्यादा 36% जो महिला साथी है, 36% जो महिला साथी है उनका 46 से लेकर 55 के बीच में बन रहा है, सभी जाति के लिए। ये आपको मिनिमम बताया गया कि जितने भी है लगभग 36% महिला का 46 और 55 के बीच में बन रहा है, इनका तो होना तय है। और उसके बाद आते हैं जो 21% है उनका 36 से 45, यानी इन दोनों को मिला दे तो 30, 20, 50, 56, एक 57% महिला का जो परसेंटेज बन रहा है नंबर, वो 36 से लेकर